नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बिहार से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार में राजनीति के एक अध्याय का मानो जैसे अंत होने जा रहा है। कल तक बिहार का मतलब सुशासन बाबू नीतीश कुमार था, लेकिन अब बिहार का मतलब कुछ और होगा, क्योंकि सुशासन बाबू नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली चल पड़े हैं। जी हां, राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। तो क्या बिहार में अब नीतीश पॉलिटिक्स का या नीतीश के राजनीतिक अध्याय का अंत हो गया है? क्या बिहार में अब एक नई पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी? अब ये विपक्ष के लिए मौका है या फिर एनडीए का एक चुनावी गणित, बीजेपी का एक चुनावी गणित? क्या नीतीश के इस स्टेप को संन्यास के तौर पर देखें या फिर राजनीति में एक पुनर्स्थापन के तौर पर देखें? तमाम सवाल है और आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम करने वाले हैं सीधी बात। इन तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन नीतीश बाबू ने जब नामांकन दाखिल किया तो उसके बाद से कैसे बयानबाजी का दौर हावी हुआ, विपक्ष इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र करार देने लगा, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। पहले आपको वो सुनाते हैं। आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन लोग हैं वो लोग, कौन अधिकारी है, कौन मंत्री है और कौन केंद्र में है, कौन बिहार में है। हम तो शुरू से यही बात ना कहते थे, भाई हाईजैक हो रखे हैं, और ये तो बात साबित हो गया। अब तो आप समझ जाइए कि भाई जो भी भाजपा का सीएम बनेगा वो रबर स्टैंप होगा, रबर स्टैंप। लेकिन ये जनता के साथ धोखा है। आपने नारा दिया था 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन भाजपा देखिए इतना प्रेशर बना रखी है, इतना मानसिक रूप पे टॉर्चर कर रही है नीतीश कुमार जी को कि जो है उनको खुद से जो है इस्तीफा दिलाने पे 3 साल पहले भी उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। लोगों ने बताया जो उनके इर्द गिर्द कि हम चारों सदन में 3 सदन तो रह चुके हैं, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लेकिन अब राज्यसभा जाने की इच्छा है। उन्होंने अपने उनको कोई भेज नहीं सकता, वो अपने मन से और उनके बगैर आगे भी जो सरकार बनेगी वो नीतीश के जब बिहार के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए थे उसी दिन मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जी कुछ महीने के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। बराबर मैंने बोला था ना कि नीतीश कुमार जी कुछ महीने के लिए बनेंगे, 4 महीने के लिए बनेंगे। और अब नीतीश कुमार जी को वहां से हटा के राज्यसभा में लेकर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बिहार का नेतृत्व उनके किसी नेता के पास दे रहे हैं। जो मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार जी के जो बेटा है उनको डिप्यूटी सीएम बन। देखिए, ये तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि आपने चुनाव लड़ा, अपने चेहरे पर लड़ा, वोट बटोर लिए, जनता ने आपको चुनकर भेजा, अब आप विड्रॉ कर रहे हैं। किसके दबाव में कर रहे हैं, क्या अच्छा से कर रहे हैं या मन मार के कर रहे हैं, इनका कुछ पता नहीं। और नीतीश जी ने वैसे भी कई बार बहुत बार अपना मन बदला है, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। अब सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं। बिहार में क्या होगा, क्या दोबारा भाजपा वहां पर उनको दबाव बनाकर सत्ता हासिल करेगी, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये जनता को धोखे में रखकर किया गया है। तो इस वक्त देखा जाए तो राजनीति में अगर कोई चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में अगर कुछ चर्चा है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश बाबू की ही चर्चा देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार ने आज जब राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया तब गृह मंत्री अमित शाह ने उनको लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए सर। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। चलिए आप फटाफट से सुरक्षित सवाल लेते हैं। सुरक्षित सवाल आपको दिखाते हैं जो इनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। वो सुरक्षित सवाल जो इस वक्त राजनीतिक गलियारों में भी है कि क्या ये राजनीतिक संन्यास है या फिर रणनीतिक पुनर्स्थापन। नीतीश कुमार को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है, बात हो रही है। दूसरा अहम सवाल, क्या बिहार की राजनीति पोस्ट नीतीश युग में प्रवेश कर रही है? उत्तराधिकारी अब नीतीश कुमार का कौन होगा, उनके बेटे या फिर कोई और?
तीसरा प्रमुख सवाल, क्या एनडीए के भीतर बदलेगा शक्ति संतुलन, क्योंकि एनडीए को भी बैलेंस यहां पर करना होगा। नीतीश कुमार जाएंगे तो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होगा उसके साथ भी बैलेंस करना जरूरी होगा। चौथा सवाल, क्या ये इंडिया गठबंधन के एक अध्याय का अंतिम पन्ना है, वो इसीलिए क्योंकि याद कीजिए एनडीए ब्लॉक की स्थापना में अहम भूमिका भी नीतीश कुमार ने निभाई थी। पांचवा सवाल, बिहार की जातीय सामाजिक राजनीति पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से एक बड़े वोट बैंक पर कब्जा रखते हैं, ऐसे में किस तरीके का राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेगा, जातीय समीकरण देखने को मिलेगा, इन्हीं सब पर आज होगी बात। तो कई सुलगते सवाल जिनके इर्द गिर्द आज हम सीधी बात करने वाले हैं। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन मेहमानों का एक एक कर हम परिचय करा देते हैं जिनके साथ ये तमाम सवाल हम करेंगे और अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। एक एक कर आपका परिचय उनसे करा दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ कुमकुम भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। जयंत जिज्ञासु जी प्रवक्ता हैं आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनोज दास मनु जी प्रवक्ता हैं जेडीयू के। अमिताभ कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा का हिस्सा है। तो आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। इन मेहमानों को अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। टीवी स्क्रीन पर प्लीज गेस्ट को दिखाया जाए जो चारों मेहमान हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। तो वो सुलगते सवाल भी हमने आपके सामने रखे और इसके साथ ही हमने आपको मेहमानों के बारे में भी बताया। जल्द ही आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर वो मेहमान दिखेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम आपके सामने सुलगते सवाल रख रहे हैं। जल्द ही हमारे मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तब तक हम जल्दी हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान जल्दी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन एक बात तो देखिए, इतना ज़रूर तय है और साफ है कि बिहार का मतलब कल तक नीतीश कुमार था, लेकिन अब बिहार का मतलब कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, बिहार का भविष्य क्या होगा, ये सब देखने वाली बात होगी। क्योंकि वाकई में ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर है कि नीतीश कुमार राज्यसभा अब चल दी है। इसके साथ ही एक सिर्फ बिहार के दृष्टिकोण से ही बात नहीं है, इसके साथ ही हमें लोकसभा के दृष्टिकोण से भी बात करनी होगी कि क्या ये 2029 के लिए एक बड़ा खेल है जो यहाँ पर रचा जा रहा है। चलिए, सभी मेहमानों को आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जल्द ही मनोज दास मनु जी भी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट कर जाएंगे। बीजेपी के साथ शुरुआत करते हैं। कुमकुम भारद्वाज जी हमारे साथ है। कुमकुम भारद्वाज जी, क्या बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि अब पोस्ट नीतीश मॉडल बिहार में लेकर आना है? क्योंकि अब तक बिहार में हम सिर्फ नीतीश कुमार का ही कब्जा, दबदबा, राज देखते थे, लेकिन अब जब वो राज्यसभा जा रहे हैं तो पोस्ट नीतीश मॉडल इन बिहार, क्या बीजेपी का प्लान फिक्स है? मोनिका जी, क्या मुझे आप सुन पा रही हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। मोनिका जी, पोस्ट नीतीश मॉडल ना कहें, आपको कहना होगा नीतीश जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है, जो रास्ता उन्होंने तय किया है, उस रास्ते पे चल करके हमें बिहार के डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है हमारे कंधों पे, और हमारे जितने भी कोalition पार्टनर्स हैं एनडीए के, हम सबों के ऊपर ये जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी हम बखूबी समझ रहे हैं, और नीतीश जी भी इस चीज को समझ रहे हैं कि अब इस मॉडल को किस तरीके से गढ़ना है। और उन्होंने अगर ये डिसीजन लिया कि वो राज्यसभा जाएं, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जाएं, तो क्या उन्होंने हमें एक दिशा निर्देश दिया है कि वहां से जो उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा, वो राजनीति से नहीं जा रहे। क्या ये नीतीश बाबू की तरफ से, क्या ये नीतीश कुमार की तरफ से प्रस्ताव था जिस तरह से आप कह रही हैं? क्या ये उनका व्यक्तिगत फैसला, उनकी तरफ से प्रस्ताव, उनकी इच्छा थी कि राज्यसभा उन्हें भेजा जाए, वो राज्यसभा जाए? हमारी पार्टी बीजेपी की तरफ से वो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं मोनिका जी। उनके पास, उनकी जेडीयू के पास 2 सीटें हैं, एक से रामनाथ ठाकुर जी जा रहे हैं और दूसरे से नीतीश कुमार जी जा रहे हैं। तो इनका ये उनके पार्टी का फैसला है, ये भाजपा का फैसला नहीं है, ना ही एनडीए के कोalition जो पार्टनर्स हमारे के, ना ही ये उनका फैसला है। तो ये उनका स्वयं का फैसला है, उनकी पार्टी का फैसला है, लेकिन उनका जो भी फैसला है, फैसला जरूर उनकी पार्टी का है और उनके फैसले का सम्मान है, लेकिन नामांकन जब वो दाखिल करते हैं उसके बाद गृह मंत्री का बयान और वो तमाम जो बातें हैं वो वाकई में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसीलिए ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कुमकुम जी, जिसका जवाब जरूरी है कि क्या ये एनडीए की एक नई रणनीति है
बिहार मतलब नीतीश कुमार अभी तक हम देखते थे, तो बिहार की अब असली जो कमान है वो कौन संभालेगा? क्या जेडीयू का ही कोई नेता मुख्यमंत्री की कमान संभालेगा, मुख्यमंत्री पद को संभालेगा, या बीजेपी का कोई नेता आगे आएगा और मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेगा? आपको मोनिका जी वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, आपको बहुत जल्दी ही कुछ दिनों में पता चलेगा कि ये कमान किनकी हाथों में नीतीश जी ने सौंपा है, किन पे उनका विश्वास है और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, उनके डेवलपमेंट मॉडल को आगे कैसे उन्होंने जो गढ़ा है उसको आगे उस पटरी पे आगे बढ़ाने के लिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि उनकी जो भी उनका जो कार्यशैली रहा है उससे बिहार अछूता नहीं रहेगा। यानी कि तस्वीर बहुत जल्द साफ हो जाएगी कि मुख्यमंत्री की कमान कौन संभालेगा, क्योंकि पत्ते आप अभी यहाँ पर नहीं खोल रही हैं। जाहिर सी बात है, खुलकर आप नहीं कह सकती हैं कि रणनीति क्या है, प्लान क्या है, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जयंत जिज्ञासु जी, क्या ये विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका है? नीतीश कुमार एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर और एक ऐसे कॉम्पिटिटर जो लगातार बिहार की राजनीति पर अपना कब्जा जमाए हुए थे, तो क्या अब उनके राज्यसभा जाने से विपक्ष के लिए एक बड़ा अवसर, एक बड़ा मौका पैदा हुआ है? सबसे पहले तो मैं नीतीश कुमार जी के उस 20 वर्षों में बतौर सूबे के मुखिया जो योगदान है उसके प्रति मैं उनका शुक्रिया कहता हूँ और उनकी एक सक्रिय, सुदीर्घ और स्वस्थ सियासी जीवन की कामना करता हूँ। और हमारी पार्टी को उनके प्रति पूरी सहानुभूति है कि जिस तरह से इतने बड़े पद के नेता का अनग्रेसफुल एग्जिट हुआ है बिहार की राजनीति से। दिल्ली कोई वो पहली बार तो जा नहीं रही और हमने कभी सुना नहीं है इस देश में कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को राज्यसभा जाने की मजबूरी से दो चार जाना पड़े। और मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म का विश्वासघात है उस जनादेश के साथ जिनके चेहरे को आगे करके, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ाया गया और बार बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष से लेकर प्रांतीय नेतृत्व तक यह दोहराता रहा कि 25 से 30 फिर से नीतीश और वही 5 साल तक मुख्यमंत्री होंगे। तो जो जदयू के समर्थक, चिंतक और वोटर आज की तारीख में ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, मैं जरूर यह कहूंगा कि किसी भी विचारधारा के वाहक जरूर कोई व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वही सब कुछ नहीं होते हैं। तो उन्होंने अपना एक कार्यकाल पूरा किया है, अपनी एक भूमिका में लोगों के सामने खुद को रख पाए वो, लेकिन यह एक फोर्स्ड कंसेंट है और इसके लिए उनको बाध्य किया गया है। और कोई भी जदयू का कार्यकर्ता इस बात से खुश नहीं दिखाई पड़ता है, भले उसकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको पटना या राज्य के दूसरे हिस्से में नहीं दिखाई पड़ता हो, लेकिन भावनात्मक रूप से वो सारे के सारे लोग आहत हैं। मैं सिर्फ अपील करता हूँ आज की तारीख में अपने दल की ओर से, अपने नेता की ओर से, कि ऐसे तमाम लोग जो समाजवादी ख्याल के हैं, उसको जीते हैं, वो मायूस ना हो और अपने आप को एलियनेटेड या बहुत अलग थलग नहीं महसूस करें। पुराना जो बृहद समाजवादी परिवार या जनता परिवार है वो आज भी उनका है, उन्हीं का घर है, वो आए, उनका स्वागत है और हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को, समता मूलक समाज बनाने की लड़ाई को आगे भी लड़ते रहेंगे बड़ी गरिमा से। तो आप नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं? आप नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं अपने पाले में? नहीं, मैं उन लोगों का स्वागत कर रहा हूँ जो लोग ये समझते हैं कि समाजवादी राजनीति को एक गहरी क्षति हुई है और जदयू पर अस्तित्व का संकट है। क्या आप जेडीयू के कार्यकर्ताओं को, जेडीयू के नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर खुला निमंत्रण देकर? नहीं, हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि यह छोटा परिवार सुखी परिवार राजनीति में नहीं होता, हम उसको बृहद रूप उधर से तोड़ेंगे तभी तो जोड़ेंगे। कई चीज कोई कुछ टूटेगा तभी तो जुड़ेगा। तो क्या ये खुला निमंत्रण है? क्या ये आरजेडी की स्ट्रैटेजी है? नहीं, हमारी कोई स्ट्रैटेजी। मैं तो आज जो कुछ भी हुआ है कल रात से, उसको लेकर जो लोग मायूस हैं, चिंतित हैं,
हम सिर्फ यह चाह रहे हैं कि वो ऐसा ना समझें। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तो शायद व्यूअर्स भी नहीं समझ पा रहे होंगे। कौन मायूस है, कौन चिंतित है, कौन परेशान है, किसे आप निमंत्रण दे रहे हैं, किसे आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, जरा सब कुछ क्लियर कर दीजिए तस्वीर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फ्रांसिस बेकन ने बहुत पहले कहा कि वी आर कमांडेड टू फॉरगिव आवर एनिमीज बट नॉट आवर फ्रेंड्स। जिन लोगों ने मैत्री धर्म का निर्वाह नहीं किया, जिन पर सबसे अधिक भरोसा नीतीश जी करते थे, टेबल टॉक में वो लोग नीतीश जी के पक्ष में गुडविल जनरेट नहीं कर पाए और एक दबाव की राजनीति के शिकार नीतीश जी हुए हैं। तो चाहे वो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी हों, चाहे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हों राज्यसभा सदस्य, चाहे बिहार सरकार के मंत्री विजय फिर अशोक चौधरी जी, ये चार लोग समझे जाते थे कि डिसीजन मेकिंग में ये लोग रहते हैं। लेकिन नीतीश जी को जिस तरह से बाध्य होकर दिल्ली आना पड़ रहा है बतौर राज्यसभा सदस्य, एक बहुत अच्छा इस पर हमको प्रतिक्रिया देखने को मिली है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थी हैं इतिहास विभाग के अनिल कुमार, उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के साथ वाले सभी नेताओं को प्रधानमंत्री बनना होता है, लेकिन एनडीए में जाने के साथ ही मुख्यमंत्री को भी सांसद बनने का सपना आने लगता है। तो ये जो प्रतिक्रिया नीतीश जी की है, न तो भाषा उनकी है न लहजा उनका है, और कोई भी समाजवादी आंगन में दीक्षित व्यक्ति इस तरह की मजबूरियों से दो चार नहीं होता है। तो यह बिहार के साथ विश्वासघात है, बिहार के स्वाभिमान को कुचलने की बात हुई है और लोग इसका प्रतिकार अपने अपने तरीके से शालीनता पूर्वक कर रहे हैं। हम सिर्फ यही अपील कर रहे थे आपके इस चैनल के जरिए कि वो सारे लोग जो समाजवादी हैं और दल विशेष से भी बंधे नहीं हुए हैं, और जो दल में भी उनको लगता है कि अब नीतीश जी के नेपथ्य में जाने से शायद उनके हितों की अनदेखी होगी, तो हम सभी उन अति पिछड़े दलित, पसमानदा, प्रगतिशील समाजवादी, चाहे वो अगड़े जाति के क्यों न हो, सबको यह खुला निमंत्रण दे रहे हैं कि जब कभी आपको महसूस हो कि भाजपा आपके हितों को नजरअंदाज कर रही है, हमारा आंगन आपके लिए खुला हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल का घर खुला हुआ है, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी का आवास आपके लिए 24 घंटे खुला हुआ है। हम सब मिलकर तो बिहार में समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं, तो इसे हम मजबूत आरजेडी, आप बेशक इसे कुछ भी कह लीजिए, आप जिस तरीके से इतना सॉफ्ट होके जो अपनी बातें कर रहे हैं, ये सॉफ्टनेस के साथ आपकी रणनीति साफ सीधे तौर पर झलकती है। मनोज दास जी जुड़ चुके हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, जवाब देने के लिए। मनोज दास जी, आप थोड़ा देर से जुड़े हैं, तो चलिए शॉर्ट में जितना मैं समझ पाई हूं उतना आपको कन्वे कर दूं, अगर आपने बातें पूरी नहीं सुनी हो तो। जयंत जिज्ञासु जी आरजेडी के प्रवक्ता है, जिनका ये कहना है कि नीतीश बाबू को अब पटना से दिल्ली जाना पड़ रहा है। ऐसे में जो लोग मायूस हुए हैं, निराश हुए हैं समाजवाद की राह पर, अगर वो नहीं चल पा रहे हैं, तो आइए आरजेडी में उनका स्वागत है। तो क्या इसे आरजेडी की एक स्ट्रैटेजी समझा जाए कि आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो नेता हैं, उनको तोड़ने की कोशिश, इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश आरजेडी कर रही है? जेडीयू इसके लिए क्या तैयारी कर रही है? जेडीयू के पास क्या जवाब है? नमस्कार मोनिका जी। जी नमस्कार। देखिए, जेडीयू इन सब बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देती है। अब कौन समाजवादी हैं, किस तरह के समाजवादी हैं, घोटाला के समाजवादी हैं कि जेल जाने वाले समाजवादी हैं, इसकी तो परिकल्पना, इसकी तो देखभाल मोनिका जी बिहार की जनता करेगी। अब नीतीश कुमार जी को जाना नहीं पड़ रहा है, नीतीश कुमार जी जा रहे हैं। जाना पड़ना और जा रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। वो अपने ही इच्छा से जा रहे हैं। लाख विपक्ष इसकी हवा फैला दे, इससे जदयू के कार्यकर्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जदयू के कार्यकर्ता अपने नेता के बातों पर, जैसे ही नेता ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपना ट्वीट क्लियर किया, उसके बाद से कार्यकर्ता उनके सम्मान में लग गए, और कल आते आते देखिएगा कि सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर नीतीश जी के साथ खड़े हैं। मैं किसी दूसरे की बात में नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। बिहार की राजनीति में एक तरह से देखिए कि एक अध्याय का अगर अंत हो रहा है, तो एक नए अध्याय की शुरुआत भी होने जा रही है। एक छोटा सा
तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति की, क्योंकि बिहार की राजनीति में मानो जैसे आज एक चैप्टर का एंड हो गया हो और एक नए चैप्टर की अब शुरुआत होने जा रही है। लेकिन इस नए चैप्टर की स्टोरी क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, यह अभी कुछ भी नहीं पता। स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, अब जब लिख जाएगी, सामने आ जाएगी तो सबको पढ़ने में भी आ जाएगी। हमारे साथ कई मेहमान हैं और इससे जिसको लेकर हम इस स्क्रिप्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुमकुम भारद्वाज जी प्रवक्ता हैं बीजेपी की, जयंत जिज्ञासु आरजेडी की तरफ से है, मनोज दास प्रवक्ता है जेडीयू के, अमिताभ कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ है। सभी मेहमान इस वक्त अब आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर जल्द ही दिखेंगे। सभी मेहमानों को आप देख पा रहे हैं। अमिताभ जी के साथ मैं आगे बढ़ाती हूँ अपनी चर्चा को, मनोज जी के साथ भी। और मनोज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए पहले मनोज जी से जवाब पूरा ले लेते हैं, फिर अमिताभ कुमार के पास जाएंगे। जवाब अधूरा रह गया था कनेक्शन एरर की वजह से। मनोज जी, क्या नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से जेडीयू बिहार के अंदर आपको लगता है कि वीक होगी, या फिर राज्यसभा वो जाते हैं तो जेडीयू उतनी ही स्ट्रांग रहेगी जितना कि पहले थी? मुख्यमंत्री अब कौन होगा बिहार का? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। हाल के दिनों में आम कार्यकर्ताओं से उतनी तेजी से नहीं मिल पा रहे थे जैसे पिछले मिलते थे। आ जाते थे कार्यालय में, या कभी कभी क्योंकि उनकी व्यस्तता अधिक बढ़ जाती थी। अगर उन्होंने निर्णय लिया है राज्यसभा में जाने के, तो आम कार्यकर्ताओं के साथ उनका झुकाव, उनसे अपनी बात रखने का ज्यादा मौका आम कार्यकर्ताओं को अब मिल सकता है। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। और संगठन के, चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, तो संगठन पर भी उनका एक अधिकार रहेगा। समय अभाव में वो आम कार्यकर्ताओं से मिलने में थोड़ी उनकी मुश्किल होती है। तो हमें लगता है कि सरकार के साथ साथ इसका फायदा जदयू के आम कार्यकर्ता को भी मिलेगा और पार्टी और अधिक मजबूत होगी, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल। चलिए, आप कह रहे हैं कि पार्टी और अधिक मजबूत होगी, लेकिन किस तरीके से होगी? आप कह रहे हैं पार्टी और मजबूत होगी, कहीं ये ना हो कि बिहार की सत्ता पर, मुख्यमंत्री पद पर अब बीजेपी का मुख्यमंत्री आ जाए, तब जेडीयू सिर्फ एक जूनियर पार्टी बनकर ही कहीं ना रह जाए। खैर, अमिताभ कुमार जी का भी अब रुक कर लेते हैं। अमिताभ कुमार जी, इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरीके से देखते हैं? जेडीयू का भविष्य अब क्या होगा? क्या बिहार में जेडीयू अब सिर्फ एक जूनियर पार्टी, एक जूनियर सहयोगी बनकर रह जाएगी मुख्यमंत्री के पद पर? क्या लगता है कौन काबिज होगा? बिहार की सत्ता किस दिशा में जाती दिख रही है? अमिताभ जी प्लीज ऑडियो आप अनम्यूट कीजिए। पहले आप ऑडिबल नहीं है, अनम्यूट कीजिए ऑडियो। ओके जी। अब जवाब बिहार की राजनीति को देखते हुए बड़ा समयानुकूल ये जो निर्णय मुझे नजर आ रहा है, समय काल और परिस्थिति को देखते हुए बड़ा सही निर्णय लिया नीतीश जी ने। हालांकि वो काफी समय से अटके हुए थे और बगैर कोई संघर्ष के, बगैर खींचतान के, उठापटक के, समझा बुझा के बड़े तरीके से दोनों दलों ने मिलकर यह निर्णय लिया है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए, आप सब देख रहे थे कि पिछले 1.5-2 साल से किस तरीके से उनका स्वास्थ्य जो है तो बार बार गड़बड़ हो रहा था। और सबको लग रहा था मुख्यमंत्री पद का जो दायित्व होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत मेहनत होती है, और समय के हिसाब से अब वो उसका संवरण करने में थोड़ा सा उन्हें दिक्कत आ रही थी। इसके अलावा उनको अपने बेटे को भी इंट्रोड्यूस करना ही था, क्योंकि जदयू का भविष्य जहां तक आप देख रही हैं, तो यह बात स्पष्ट हो गई थी कि अगर किसी और के हाथ में अगर सत्ता जाएगी, मतलब कमान जाएगी जदयू की, तो जदयू के टूटने की बड़ी आशंका बलवती हो रही थी। और राजनीति में देखिए होता ये है ना कि एक दल जो होता है, अब तो नीतीश जी का एक करिश्मा था, इसको आप मना नहीं कर सकती इस अवस्था में भी, जबकि दूसरे दल के लोग जो खुद उनको गिराने पे लगे रहे और इस बात पे तंज कसते थे कि वो इस लायक नहीं है कि मुख्यमंत्री बने, वो खुद को संभाल नहीं सकते हैं, दूसरे लोग चला रहे हैं, आज वही आंसू बहाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, उनकी राजनीतिक मजबूरी है।
लेकिन उस लिहाज से अगर देखें तो जदयू को बचाने के लिए, चूंकि हमारे यहाँ भावना प्रधान देश है ये, तो राजनीति लोकतंत्र होते हुए भी कहीं ना कहीं जो है एक भावनात्मक संबंध को लेकर के चलती है। हाँ। और उसमें नीतीश बाबू के साथ बहुत बड़े पैमाने पर लोग जुड़े हुए हैं। नीतीश जी का हटना और किसी और के हाथ में जाने के बाद जदयू के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, जदयू संभाल पाएगा कि नहीं, लोग उसके साथ, बाकी वर्ग उसके साथ उतना जुड़ पाएंगे कि नहीं, इन सब आशंकाओं को देखते हुए अंततः नीतीश जी, जो कि किसी तरह ये नहीं चाह रहे थे कि उनके ऊपर परिवारवाद का आक्षेप लगे, इसलिए वो बेटे को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे थे बड़े लंबे समय तक, लेकिन मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं लगा कि पार्टी के अस्तित्व के रक्षा के हिसाब से भी उनके बेटे को लाना जो है वो बेहतर होगा, क्योंकि पार्टी के जो बड़े नेता थे जदयू के, उन सब में सहमति थी कि निशांत आए तो पार्टी का स्ट्रक्चर ठीक रहेगा। तो उस लिहाज से भी देखा जाए, दूसरा बड़ा दल होने के नाते देखिए, पहले भी भाजपा ने नीतीश जी को बड़ा दल होने के बावजूद जगह दी, फिर अभी बनाया है और काफी समय से भाजपा कोशिश कर रही है। और अब उनको एक ऊर्जावान नवीन नेतृत्व चाहिए बिहार में, क्योंकि जो जिस स्तर पर ला करके अभी नीतीश जी ने रखा है, इसके आगे और तेजी से प्रगति की जरूरत है। जिस तरीके से केंद्र चाह रहे हैं, मोदी जी चाह रहे हैं, तो मुझे लगता कहीं ना कहीं भाजपा का ही मुख्यमंत्री आने जा रहा है। तो बातें कही जा रही है उसमें यह है कि निशांत जी के लिए उप मुख्यमंत्री पद तय रहेगा। तो नीतीश जी को राज्यसभा भेजना एक जो है सम्मानजनक जो है एग्जिट, इसको आप कह सकती हैं। एक नीतीश जी का युग समाप्त हुआ, बिहार को एक अच्छा और अब एक नेतृत्व नए युग की जो है वो शुरुआत होने जा रही है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कुमकुम जी, अमिताभ जी कह रहे हैं एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है, और वो वाकई में रियलिटी में या असल जो तस्वीर है ग्राउंड लेवल पर वो देखने को मिल भी रही है। अब बिहार की सत्ता कौन संभालेगा, क्या हम ये देखें, क्योंकि पत्ते तो आप अभी नहीं खोल रही हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं बरकरार है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा, बीजेपी के हाथ में पूरी तरीके से कमान जाएगी, या फिर उनके सुपुत्र कमान संभालते हुए दिखेंगे। और कहीं ये तो नहीं कि 2029 लोकसभा चुनावों के लिए भी इसी के साथ एक बड़ा खेल और एक नई सियासी पटकथा लिखी जा रही हो जो हम भविष्य में देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ जो फैमिली डायनेस्टी की बात जो होती है, वो फैमिली डायनेस्टी वाली बात तो हमारे यहाँ है सचिव। और जो डायनेस्टिक सिंड्रोम है, जो लालटेन सिंड्रोम है, जिसने बिहार को ठगा और बिहार को बिल्कुल पीछे धकेलने का काम किया। जो इस तरह से अभी ये आह्वान कर रहे थे, जिज्ञासु नाम में तो जरूर है, बट जिज्ञासा इनकी बहुत है, लेकिन गलत पार्टी में होने की वजह से जो जिज्ञासा है वो कभी फलीभूत होने वाली तो है नहीं। कि वो जब कहते हैं ना कि जो लालटेन सिंड्रोम है, दिस विल कीप द सोसाइटी इन द डार्केस्ट एरा, जो हमने पास्ट में देखा है। सबसे पहली बात तो मैं इनको ये कहना चाहूंगी, अच्छी जगह पे रहिए, अच्छे लोग अच्छे विचारों के साथ, अच्छे जगह पे भी रहना बहुत जरूरी है। वह बीज तभी प्रफुल्लित होता है जब तभी वो अच्छा रूप लेता है, जब उसको अच्छा जमीन मिलता है। उस जमीन का भी मिलना बहुत जरूरी है। जिस जगह पे रह करके आप बोल रहे हैं, उस पार्टी से वो शोभा देता ही नहीं है। उस पार्टी पे जिस तरीके की विचारधारा रही है, जिस तरीके का बिहार का पीछे का जो हमने गतिविधि देखा है, वो बिहार को बहुत ही नेस्तनाबूद किया है। बिहार के इमेज को तो खत्म किया ही, बिहार के जो कहते हैं ना कि जो हमारा इकोनॉमिक जो मॉडल था बिहार का, उसको भी बहुत हद तक आहत किया था। जिसको नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में जो गढ़ा गया, जो बिहार का डेवलपमेंट मॉडल बनाया गया, वो जिस भी किसी को ये सौंपेंगे, अपना बैटन सौंपेंगे, वो मुझे पूरा विश्वास है। और मैं अपने सिंगल कैपेसिटी में क्या कहूँ, इनफैक्ट हमारे एनडीए के कोalition पार्टनर बैठ करके जो भी डिसीजन लेंगे, वो सर्वश्रेष्ठ डिसीजन होगा। और वो सर्वश्रेष्ठ डिसीजन जो होगा, वो बिहार के सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट मॉडल को लेकर के होगा। इसको लेकर के तो मोनिका जी मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कर सकती हूँ कि रिनाइसेंस जो आने वाला है बिहार में, वो नीतीश जी ने जो गढ़ा है, जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, वो हम हमेशा उनसे लेते रहेंगे और बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के आगे काम करते रहेंगे। और इनकी जो नीतियां हैं कि आप आ जाइए, वो डेथ ट्रैप की तरफ कोई नहीं बढ़ता है। मैं आपको पहले बता दूं, जिस तरीके का आह्वान किया जा रहा है, कौन बढ़ेगा? जिसने बिहार के उस मॉडल को देखा है, ग्रीन गमछा सिंड्रोम जो है, जो मॉडल जो बिहार को आप लोगों ने दिखाया है, वो डर, वो भयावह स्थिति जो थी,
उसको हम नहीं भूले हैं। आप जिज्ञासु जी के लिए अपना कुछ बोल रही हैं। जिज्ञासु जी आपकी बात पे सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, बार बार जमकर मुस्कुरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो गलत जगह पे हैं। मैंने तो कह दिया कि एक बीज वहीं प्रफुल्लित होगा जब तक उसकी मिट्टी सही नहीं होगी। जब मिट्टी ही सही नहीं है तो पत्थर पे जाकर सर पटकने से तो कुछ होने वाला नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी बातें ये कह रहे हैं, तो या तो ये जो अच्छी बातें कह रहे हैं ये सिर्फ मीडिया में आकर कह रहे हैं, लेकिन अगर इनकी विचारधारा अच्छी है तो पार्टी डेफिनेटली गलत है। नहीं, अगर आप विचारधारा अच्छी नहीं, ये सब तो देखिए कहीं ना कहीं इस पर फिर जेडीयू पर भी सवाल उठ जाएंगे। अगर आप आरजेडी पर सवाल उठाएंगे, उनकी विचारधारा पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि इसी विचारधारा के सहयोगी समय समय पर नीतीश बाबू रहे हैं, इसी विचारधारा के सहयोगी रहे हैं। अभी एनडीए में है, पहले उनके साथ भी थे। जी बोलिए जिज्ञासु जी। मोनिका जी, ये एक एकात्म मानववाद का एक सिद्धांत दिया था इनके नेता ने आरएसएस के, और उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। मेरा ये कहना है कि नीतीश जी इनके साथ रह के एकात्म कुर्सीवाद के डॉक्ट्रिन को एक्सरसाइज कर रहे थे, और उनको जिस तरह की धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा है वो तो सारे लोग देख रहे हैं। और कहा गया कि मार्गदर्शन करेंगे बिहार सरकार का, तो वो बार बार कहते रहे कि ये अटल आडवाणी के दौर की भाजपा नहीं है, और उनके मन में अगाध श्रद्धा है आडवाणी जी के प्रति, मुरली मनोहर जोशी जी के प्रति। तो एक मार्गदर्शक तो वाजपेयी जी अब रहे नहीं, तो वो दो मार्गदर्शकों की जो तन्हाई दिल्ली में थी उसके लिए बड़ी भारी सहानुभूति नीतीश जी के हृदय में बार बार उमड़ती थी। तो उन मार्गदर्शकों के अकेलेपन को कम करने के लिए शायद वो यहाँ आ रहे हैं। और कितना हास्यास्पद है और कितनी लघुताई है कि ये कहा जा रहा कि हमारा सपना था कि हम बचपन मतलब जब से राजनीतिक जीवन में हमारा सपना था कि चारों सदनों के हम सदस्य रहे, प्रांतीय सदनों के भी और इस बाई कैमरल सिस्टम में वहां के भी, राज्यसभा लोकसभा दोनों के। तो ये अभी नाम पर कह रही थी कुमकुम जी, हम बिल्कुल सही जगह पर हैं और समाजवादी आंगन में हमारी परवरिश हुई है। और आपके लिए मैं दिनकर के उस रचना के कुछ अंश पढ़ूं कि कुमकुम लेपूं किसे सुनाऊं, किसको कोमल गान, तरफ रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान, फूलों की रंगीन लहर पर ओ उतराने वालों, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मतवालों, सकल देश में हाला हल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी शेष भारत में अंधियाला है। मखमल के पर्दों के बाहर फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों खड़ा आज भी मरघट सा संसार। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय आज भी सबसे कम, और बिहार के अनेक इलाके में आप चले जाएं, जगह जगह बताइए, जहानाबाद की उस बच्ची की आंखों में सपना था पढ़ने का, कुछ करने का। उनके साथ जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है और उसमें पता चल रहा है कि सत्ता में बैठे लोगों के परिवार के लोग उसमें शामिल हैं, आज तक दोषी नहीं धरे गए, और किस तरह की लीपापोती हुई। हम तो चाह रहे हैं कि नीतीश जी के साथ जिज्ञासु जी इस बात का जवाब कुमकुम जी देना चाह रही हैं और उनसे जवाब लिया भी जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये डिबेट को एक अलग दिशा में लेकर जा रहा है। अगर हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो कृपया हम उस तक पे स्टिक रहें ताकि डिबेट का जो टॉपिक है वो इधर उधर ना भटके, कृपया करके प्लीज। जयंत जी, अरे कुमकुम जी का सम्मान है, लेकिन वो कह रही हैं कि जगह तो भारी खराब है। वहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, महिलाओं की जगह नहीं है आरएसएस की विचारधारा। महिला प्रवक्ता है जो बैठी हुई है, आप इधर आइए। जिज्ञासु जी, महिला प्रवक्ता ही है जो बैठी हुई है आपको जवाब देने के लिए, तो कृपया इस पॉइंट पे ना जाए। मैं वापस से आपको कहती हूँ कि जरा डिबेट के टॉपिक पर आ जाइए। सवाल ले लेती हूँ मैं आपसे। नहीं, मैं डिबेट को इधर उधर जाने नहीं देना चाहती। प्लीज आप डिबेट के टॉपिक पे स्ट्रिक्ट रहिए। ये मैं कई दिनों से कई बार राग सुन चुकी हूँ विपक्ष का। ये महिला कार्ड जो विपक्ष बार बार खेल रहा है, प्लीज अपना ये महिला कार्ड बंद कीजिए। सवाल मेरा आपसे ये, क्या आपको लगता है कि इंडी ब्लॉक का ये दी एंड होगा? एक इंडी ब्लॉक के भी अध्याय का अंत हो रहा है, क्योंकि ये नीतीश बाबू ही थे जिन्होंने इसकी नींव रखने में एक अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि बाद में बेशक रहे उन्होंने एनडीए के साथ कर ली। नीतीश जी के प्रति हमारी, मैंने कहा आपको कि सहानुभूति है आज की तारीख में, और उनको लंबी उम्र मिले और उनका स्वाभिमान बरकरार रहे। दिल्ली में भी आए
तो जिस तरह से प्रधानमंत्री के बार बार वो पांव पकड़ने लगते हैं, यह दृश्य किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और वो राजनीति में भी मोदी जी से बहुत सीनियर हैं। 77 में उन्होंने तो पहला चुनाव तेजस्वी लड़ा, यादव भी कई 80 बार में नीतीश लड़ा, के छू लेते हैं एक मुख्यमंत्री सम्मान भी के वो हो तौर गए थे पर। 2000 सम्मान के तौर पर तेजस्वी मंत्री यादव को भी मंत्री देखा है कि उन्होंने मंत्री नीतीश 90 बाबू के पैर छुए हैं। चलिए मनोज दास जी, वही घिसा पिटा राग जो है वो बार बार सुनने को मिल रहा है, लेकिन अगर रणनीति की बात करें, समय की कमी भी है क्योंकि मेरे पास पैर छूना ये कोई अच्छी बात है? किसके पैर क्या छूना? राजनीति बहुत दबाव की हो रही है। अगर आपके सामने प्रधानमंत्री होंगे, अगर आपके सामने प्रधानमंत्री होंगे, क्या आप पैर छुएंगे? एक सम्मान के तौर पर, ये हमारी हिंदू संस्कृति का हिस्सा है, ये सनातन संस्कृति का हिस्सा है, उसको आप राजनीति के लिहाज से भी तो नहीं देखिए ना। आप अपनी ही बातों में कितनी हल्की बात आप कर रहे हैं, इसका अंदाजा नहीं है आपको। प्रधानमंत्री की उम्र से बड़े उम्र के व्यक्ति नहीं छुएंगे। भारतीय संस्कृति में कब आपने देखा है कि बड़े उम्र के व्यक्ति छोटे उम्र के व्यक्ति को पैर छूते हैं? और राजनीति में अमिताभ जी भी जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, आप अगर एक सेकंड, अमिताभ जी भी जवाब देना चाहते हैं। जी अमिताभ जी। ये अदा है मोदी जी की, ह्यूमिलिएट करते हैं वो अपने से वरिष्ठ लोगों को। हम जवाब दे दें मोनिका जी? हाँ जवाब दीजिए अमित जी। अमिताभ जी जवाब देना चाहते हैं। एक सेकंड जिज्ञासु जी, एक सेकंड। अमिताभ जी ओवर टू यू। जो बातें कह रहे हैं, समाजवाद का 100 भी नहीं रहा इनके पार्टी में। हाँ जी। जनता की आय की बात कर रहे हैं, इस तरह से जनता को लूटा था इन लोगों ने। इनके राज में किस तरीके से सड़क पे खड़े होकर लूटते थे, जनता का धन धन सब लूट के ले जाते थे लोग। 4 बजे के बाद जैसे लोगों के द्वारा कलम मसी क्रीड़ा होती थी। हमारा बहुत स्वर्ण काल था, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, अकलियतों के लिए। तो आपके जैसे चंद लोगों को नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि आप लोग यही करते आए हैं सदियों से। तो आप कैसे उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे? आप बीच में न बोल रहे हैं, आपने अपनी बातें कह ली। अमिताभ जी सुन भी लीजिए, जिज्ञासु जी सुन भी लीजिए, अमिताभ सर को सुन भी लीजिए। आप इतनी देर से बोल रहे थे, आपको बहुत मौका दिया गया, लेकिन उनका भी जवाब सुन लीजिए। जी सर, अमिताभ सर। नहीं वो बोल हैं, लेकिन हरिशंकर परसाई की आत्मा प्रवेश जब कर जाती है तो हमसे रहा नहीं जाता है। ये समाजवाद, शरद जोशी की आत्मा समाज का चलना नहीं बोल रहे हैं आप। इन्हें बोलना बीच में बंद कर दो। ये सामंतवादी लोग हैं, ये हमारा समय भी लूट लेना चाहते हैं। जनता का जन धन तो लूटते थे, यहाँ पे बोलने का समय भी लूट लेना चाहते हैं। गजब है कि सामंत लोग समाजवादी को जिज्ञासु जी सिर्फ बोलते ही रहेंगे या सुनेंगे भी? ये सब कुछ प्रवक्ता के साथ श्रोता भी बनिए, सुन लीजिए अमिताभ सर। और तानाशाह लोग हैं, दूसरे को बोलने तक नहीं दे सकते ये लोग। और सड़क पे खड़े, सड़क पे चलना मुश्किल कर देते थे। महिलाओं का कोई इतना घोर अपमान इन्होंने किया, देश बिहार को इस हालत में पहुंचा दिया था कि बच्चों को भाग करके दूसरे राज्यों में शिक्षा लेनी पड़ती थी। कमाने धमाने के लिए सारे देश में भागना पड़ा लोगों को। अरे तो 20 साल से उन लोगों को बिहार को चला रहे थे, हो गया भाजपा जदयू सरकार में, तो वापस आप बोल रहे हैं लोगों को पलायन आज भी क्यों बोल रहे हैं आप? है। अरे 20 साल में तो स्वर्ग बना दिया नीतीश जी ने और भाजपा ने। नहीं बीच में बोलूंगा क्योंकि आप अलग कर रहे हैं और झूठ क्यों नहीं लौट रही वो बच्चियां? मोनिका जी लौट जाना चाहिए उन लोगों को। 15 साल में जो लोग वापस गए थे, कहा ना ये बहुत ही तानाशाह किस्म के लोग हैं। पेरिस और लंदन बना दिया। इनको इनके हाथ में शासन चला जाए तो ये क्या करेंगे सोचिए। बोलने भी नहीं देंगे किसी को, आपको लोकतांत्रिक बना देंगे और बोलने भी न देंगे। झूठे आदमी को और दम्भी आदमी को। लोकतंत्र वगैरह आपके पास की बात नहीं है। आपने पूरी बात रखी, आप फिर से बात अपनी रख सकते हैं, आपको समय दिया जाएगा, लेकिन सुन भी लीजिए। अगर आप कोई सवाल खड़े करते हैं तो उसका जवाब भी सुनिए। लोकतंत्र वगैरह आपके बस की बात नहीं है। आप लोग राजा खानदान के लोग हैं। एगो राजा होता है, पूरी पार्टी पे उसका कब्जा है और पूरे देश पे वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। थोड़े जीना है, आत्मबल दिया है लालू प्रसाद बस की बात नहीं है। प्रदर्शन आपके सामने हो रहा है। देखिए जितना आप बोलिएगा बीच में तो उतना ही मैं बखिया उधेड़ूंगा। आपका एक एक किस्सा हम लोगों को याद है। उस समय क्या हालात थे बिहार की, जो आप लोगों ने कर रखा था, है ना। सारे गुंडे बदमाशों की फौज आपके साथ हुआ करती थी। राह चलते लोगों को मार दिया जाता था, अफसरों के बीवियों को लूट लिया जाता था। जंगल राज इसे अमिताभ सर हम कह सकते हैं कि बिहार में जंगल राज रहा। खैर जिज्ञासु जी का काम है
अमिताभ सर, ये जिज्ञासु जी का काम है सत्ता पर निशाना साधना, जो वो कर भी रहे हैं, लेकिन अपने टॉपिक पर जरा लौट कर आ जाए, क्योंकि वो शांत होंगे नहीं, इसलिए अपने टॉपिक पर लौट कर आ जाते हैं। समय की भी जरा कमी है। जब उनका समय था तो बोले, अब हमारा समय है। जिज्ञासु जी सुन लीजिए, आपको पूरा बोलने का मौका दिया, समय की भी कमी है, उनको प्लीज सुन लीजिए। अमिताभ जी बोलिए। पार्ट में हो वो जंगल राज है। बहुत भयानक लोग हैं। अपराध दर्ज होने वाले कार्यकाल को सुशासन कहा जाता है। भयानक लोग हैं, जनता इसीलिए नीचे करती जा रही है। 25 पे ले आई है ना। अरे आप जमींदोज हो गए हैं, आप पत्रकार। पत्रकार किसी को होने ना होने का आप नहीं देंगे पदवी, और आप लोगों ने जो किया है उसका सही ढंग से उल्लेख नहीं कर रहा हूँ मैं। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? जाके पूछो दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, कलियतों से। मैं तो बता रहा हूँ ना, लोगों से जिनको उजागर बता रहा हूँ। जैसे लोग सत्ता से दूर है सर, सत्ता से आप दूर हैं। आपको बता तो रहा हूँ आप लोगों ने क्या किया है। जनता किसको चुन रही है वो सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। लोगों ने हमको वोट किया है, 38% लोगों ने हमको वोट किया है। जिनके मूर्ख बना के लोगों को क्या हालत देख लिया गया है। ये जनता को मूर्ख बनाए रखना चाहते हैं, मूर्ख बना के वोट लेने वाले लोग हैं। जदयू को फिनिश कर दिया गया है। इनकी हालत यही है। ये शायद उसी हालत का राग है, ये शायद उसी हालत का राग है जो लगातार लापा जा रहा है। अमिताभ सर ठीक है, इनकी सहानुभूति ये है कि ये लोग नीतीश जी को नहीं गिरा पाए, ये इनकी सहानुभूति है। लेकिन अब नीतीश बाबू के बाद बिहार की सत्ता में क्या होगा, ये भी एक नया चैप्टर है जिस पर डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मनोज दास जी से मैं सवाल लेना चाहूंगी, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा सर, समय की कमी है। क्या नेतृत्व परिवर्तन पर विचार चल रहा है? कौन चेहरा हो सकता है आगे? देखिए मोनिका जी, ये सही है कि अभी एनडीए के जो तमाम नेता हैं वो आपस में इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, और बहुत जल्द, अब चूंकि नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री से रिजाइन देना ही है, और रिजाइन देने के बाद मुख्यमंत्री हमारे 5 घटक दल से ही कोई नेता बनेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो हर घटक दल के नेता मुख्यमंत्री के लायक हैं, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के पद की कोई कमी नहीं है, सारे लोग मुख्यमंत्री के पद के इक्वल में हैं। अरे सर कितनी बड़ी बात आप कह दे रहे हैं, सारे लोग मुख्यमंत्री पद के काबिल हैं, कभी कमी नहीं है कोई। तो कभी नीतीश बाबू के अलावा किसी को कोई मौका दिया क्यों नहीं गया? 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उन्होंने, 10 बार लिया है, क्योंकि सारे लोगों ने मिलकर लोग काबिल थे तो कभी किसी और को भी मौका दे देते ना। 2 बार, एक बार जब मौका मिला तो उन्होंने जीतन राम मांझी जी को भी मुख्यमंत्री बनाया। 2020 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने से हिचकिचाहट की, आग्रह किया कि हमें न बनाए। उसके बाद भी हमारे एनडीए के नेताओं ने उनके ऊपर भरोसा किया और वह मुख्यमंत्री बनते चले गए। आप देखिए, आप कुछ विपक्ष के लोग जो हैं यहाँ बैठकर संस्कार की बात यहाँ लोगों को के साथ आप कह रहे हैं मनोज दास जी कि आपकी पार्टी में सभी नेता मुख्यमंत्री पद के काबिल है, तो फिर आपकी ही पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनता है या बीजेपी बाजी मार जाती है, ये देखना होगा और ये वक्त बताएगा। और जब अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बना तो यही सवाल आपसे करेंगे कि कहाँ गए आपके सारे काबिल नेता। चले खैर, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, अपना अपना पक्ष रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ सीधी बात में फिलहाल इसी के साथ बस इतना ही। लेकिन हाँ, इतना जरूर तय है कि बिहार में अगर एक चैप्टर का एंड हो रहा है तो एक नए चैप्टर की शुरुआत भी होने जा रही है।